हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस के पॉइंट को समझेंगे। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि ई बिजनेस या ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनेट की सहायता से हमारे द्वारा की जाती हैं। इसमें हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो किस प्रकार के हैं उनके संबंध में यहाँ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांजैक्शनल रिस्क। तो ट्रांजैक्शनल रिस्क में सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब हमारे द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर बुक किया जाता है तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमारे द्वारा ऑर्डर बुक करने की प्रोसेस की जा रही हो, लेकिन जो सर्वर है उसके ऊपर वो डाटा सेव ना हो पाया हो। तो इसे हम कहेंगे सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। तो ऐसी स्थिति में सेलर के पास में कोई डाटा आपके ऑर्डर का सेव नहीं होता है तो वो इस बात की डिनाई कर सकता है कि आपने कोई ऑर्डर दिया था। इसके बाद में बी है डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। कई बार ऐसा होता है कि जिस एड्रेस के ऊपर हम अपना ऑर्डर बुक करते हैं माल की डिलीवरी किसी अन्य एड्रेस पर कर दी जाती है और सही व्यक्ति को माल नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार की समस्या इसमें हो सकती है। और सी है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर के द्वारा जब माल बेचा जाता है तब उसे उस गुड्स के संबंध में जो पैसा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, कि जो हमारा पेमेंट होता है वो फेल हो जाता है। तो इस कारण से ऐसी स्थिति आ सकती है। इसके बाद हम देख सकते हैं टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स द सेलर मस्ट कंफर्म दैट कस्टमर हैज़ एंटर्ड द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज़। कुकीज़ आर जस्ट लाइक कॉलर आईडी इन टेलीफोन विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक कस्टमर्स नेम, एड्रेस, प्रीवियस परचेस रिकॉर्ड एट्सेट्रा। तो अगर हमारे सामने इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो सेलर की जवाबदारी होती है कि वो कस्टमर के द्वारा जो जानकारी वेबसाइट पे भरी गई थी उन्हें वो चेक करेगा। ये जानकारी कुकीज़ के रूप में सेव होती हैं। कुकीज़ एक कॉलर आईडी के समान कार्य करता है। इससे हम कॉलर आईडी में देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या कॉल किए गए थे, हमारे पास कॉल आया था, कितनी देर हमने बात की है, जिससे हम मोबाइल में चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार से कुकीज़ से भी हमें जानकारी मिल जाती है कि किस कस्टमर के द्वारा ऑर्डर भेजा गया था, उसका एड्रेस क्या था, उसके द्वारा कब कब क्या क्या परचेसिंग की गई है। ये जानकारी पता की जा सकती है। कस्टमर कैन आल्सो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय शॉपिंग फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट्स ओनली। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए कस्टमर को जो प्रसिद्ध या स्थापित कंपनियां हैं, वेबसाइट हैं, उनसे ही परचेसिंग करनी चाहिए। हम अगर किसी भी प्रकार की अननोन वेबसाइट से कोई परचेसिंग करते हैं तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। सम एडवर्टाइजर्स आर आल्सो अश्योर कस्टमर्स रिगार्डिंग सेलर्स आइडेंटिटी, सेल रिकॉर्ड, लोकेशंस एट्सेट्रा। यदि आपने अमेजन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई शॉपिंग के लिए कभी सर्च करके देखा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम कोई सामान खरीदने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी सप्लायर्स होते हैं उनके नाम की इन्फॉर्मेशन भी आती है, साथ साथ में उनके नाम, एड्रेस के साथ में उनके लिए जो उनके एक्स कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ भी उसमें डले हुए होते हैं, जिसमें वो बताते हैं उस सेलर के बारे में। तो इनको देखकर भी हम इस बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उनसे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर हम चाहें तो वहाँ पर सेलर कई सारे होते हैं, उनमें से किसी भी दूसरे भी सेलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। साइट्स सच एज ईबे इवन प्रोवाइड द रेटिंग ऑफ सेलर। कुछ वेबसाइट जैसे कि ईबे नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा सेलर्स की रेटिंग भी की जाती है। जिस सेलर की रेटिंग ज़्यादा होती है हमें उससे खरीदने को प्रेफरेंस देना चाहिए। टू प्रोटेक्ट पेमेंट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। और जब हम पैसे का पेमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी स्टेप लेना चाहिए, वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइडेड बाय कस्टमर इज़ ए वैलिड वन। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालना होती है। तो क्रेडिट कार्ड का एक सीरियल नंबर होता है। इस सीरियल नंबर को जब हम डालते हैं तो वो किस कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इस प्रकार से
या रुपए कार्ड भी आजकल चल रहा है, तो इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है, उसमें आइकन आ जाता है जिससे हम अपने क्रेडिट कार्ड में दिए आइकन को मैच कर सकते हैं। सही होने पर हमारी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सही मानी जाएगी। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन में दिस सिस्टम चेक्स वेदर फंड्स आर अवेलेबल इन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट ऑफ द कस्टमर आर नॉट। इसके द्वारा ये पता चल जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड की हमने डिटेल डाली थी उसमें कितने बैलेंस अवेलेबल है। इसका नाम होता है सेटलमेंट। वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड और डिलीवर्ड द बैंक विल रिलीज द फंड्स एंड ट्रांसफर देम टू बिजनेसमैन्स ए बैंक अकाउंट। इस स्थिति में जब हम पेमेंट को वेरीफाई कर देते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होकर सेलर के बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इंफॉर्मेशन मैसेज के रूप में आती है, ईमेल के ऊपर भी जानकारी आती है, और जिस वेबसाइट पर हमने खरीदा था वहाँ हमने अगर कोई अपनी आईडी बनाई थी तो वहाँ भी इसकी इंफॉर्मेशन आती है। तो इस प्रकार से 3 जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। इसके बाद में आता है डाटा स्टोरेज रिस्क। अभी हमने बात किया ट्रांजैक्शनल रिस्क के बारे में, जिसमें कि हमारे ट्रांजैक्शन करते समय होने वाली गड़बड़ियों के संबंध में क्या समस्या हो सकती है वो हमने पढ़ा है। अब इसका में अगली समस्या हो सकती है डाटा स्टोरेज की, कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका जो डाटा है उसमें कोई त्रुटि हो सकती है। तो सबसे पहला हम देखेंगे वायरस। वायरस कंप्यूटर में, मोबाइल में आ जाते हैं, आपने सुना होगा। तो वायरस क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। तो यहाँ पर ये वायरस जो हम कहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, वायरस इंफॉर्मेशन अंडर सीज। तो ये वायरस के संबंध में है। इसकी फुल फॉर्म सम ऑफ द कंप्यूटर वायरसेस आर डेडली, दे क्लीन अप ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। The viruses can enter the computer through email or disk or floppies. Viruses hamper the functioning of business. Viruses bring the things to a standstill, causing huge loss of revenue and employee time. तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि उनके ऊपर से वे उनसे समझ जो लिंक हमारे ईमेल पर आते हैं या डिस्क में होते हैं, हमारी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में होते हैं, या तो अगर जैसे ही उनके लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से वो पूरा का पूरा डाटा गायब हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। इस प्रकार से ये वायरस हमारे बिजनेस के कार्यों को प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस के इस प्रकार के व्यवहार के कारण हमारा काम रुक जाता है और हमारे को बहुत सारे समय का नुकसान उठाना पड़ता है। सारा डाटा हमारे पास में कहीं बैकअप में अगर होता है तो हम उससे फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा हमारे समय और पैसे की बर्बादी होती है। सेकंड इसमें जो समस्या आती है वो होती है हैकिंग से संबंधित। हैकिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू अ वेबसाइट। Hackers often destroy the data and information which causes huge losses to the owner because it would interrupt the business transactions. हैकिंग का मतलब होता है कब्जा करना, अनाधिकृत कब्जा, अवैध कब्जा। तो इसमें हैकर्स के द्वारा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही अपना कब्जा कर लिया जाता है। वो अपने मन चाहे तरीके से हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं और उससे जानकारियाँ चुरा सकते हैं। तो इस प्रकार से हैकर्स हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं और बिजनेस के एक्टिविटीज़ बाधित हो जाती है। अब इन समस्याओं को, वायरस और हैकिंग की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, फर्स्ट है सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल क्राइम सेल बनाई गई हैं जो कि इस प्रकार के हैकिंग से रिलेटेड मैटर को देखती हैं और क्रिमिनल्स के खिलाफ नेसेसरी एक्शन लेती हैं। तो हमें स्पेशल क्राइम सेल जो गवर्नमेंट ने बनाई है उनके पास में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए और इसके बाद में उनके द्वारा इसमें उचित कार्रवाई की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है और आपके नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद में है सेकंड इनक्रिप्शन। It refers to converting the message into a code so that unauthorized person may not understand it. Encryption यानी कोड लैंग्वेज
में हमारे मैसेजेस को बदल दिया जाता है, जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति उन मैसेजों को पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो व्हाट्सएप पे जो कॉल होती है, ये व्हाट्सएप चैट है, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रिलेटेड होती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसके अंदर होता है, जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके बाद में है डिजिटल सिग्नेचर। अंडर दिस मेथड अ कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य के लिए हम अपना डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाते हैं। इसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से। इसके बाद में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी पर हमारे डिजिटल सिग्नेचर डाले जाते हैं और इसके द्वारा हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर ही डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तो उसे इलीगल माना जा सकता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी आपको जानकारी होगी कि जो हमारे दिमाग की उपज होती है, हमारे जैसे कि गीत, संगीत, लेखन, राइटिंग वर्क का जो कार्य करते हैं, इससे संबंधित जो जानकारी होती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। इंटरनेट इज एन ओपन स्पेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। डेटा कैन बी सप्लाइड टू अदर्स हु मे मिसयूज द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो जानकारी है, जो सीक्रेट जानकारी हमारे द्वारा कंप्यूटर पर रखी जाती है, कंप्यूटर हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो इस प्रकार से वायरस के द्वारा या हैकिंग के द्वारा हमारे कंप्यूटर से वो जानकारी चुराई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारी जो निजी संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी भी चोरी की संभावना बनी रहती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। हमें अगर ई बिजनेस करना है तो उसको सफलतापूर्वक करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें। तो सबसे पहला इसमें आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट गेट अ कंप्यूटर विथ प्रॉपर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स ट्रेडिंग। द कंप्यूटर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल अ बिग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला जो व्यावसायिक संस्था होती है उसके पास में एक अच्छे स्पीड वाला कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी हो, रैम अच्छी हो, जिसके द्वारा कि ई कॉमर्स ट्रेडिंग के जो भी डाटा आता है, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोगों द्वारा जब लॉगिन कर ऑर्डर बुक करने की प्रोसेस की जाए तो उसे संभालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हायर कैपेसिटी का हमारा कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, जो कि बड़े बड़े वॉल्यूम्स को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जब ऑर्डर आते हैं तो उन्हें भी संभालने की कैपेसिटी रखता हो, अदरवाइज वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सेकंड आता है टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। Under e-commerce, all the business transactions are carried through internet. To carry out trading, the businessman must have well qualified and capable workforce who are able to handle internet easily. ई-कॉमर्स में हमारे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनेट के द्वारा होने वाले होते हैं। हजारों लाखों की संख्या में इस प्रकार से हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इन्हें हैंडल करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास में एक अत्यधिक योग्य और इंटरनेट के जानकार व्यक्तियों की, कर्मचारियों की पावर होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, तभी वो इन सभी कार्यों को कर सकेगा। दे मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल सेल्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, हैंडल इंक्वायरीज एट्सेट्रा। तो इन सभी कर्मचारियों को सेल्स का ऑर्डर को कैसे हैंडल किया जाता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब ऑर्डर हम रिसीव कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी प्रोसेस कैसे की जाती है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इंक्वायरी करता है तो उनको किस प्रकार से रिस्पांस दिया जाना है इसकी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इस प्रकार के मैन पावर ट्रेंड होनी चाहिए, तभी हम अपने ई बिजनेस को बेहतर ढंग से चला सकते हैं। द स्टाफ मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। तो हमारा जो स्टाफ है उसको जैसे हमारे पास में ऑर्डर आता है उसके साथ में उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी जानी चाहिए, और डिलीवरी तक के जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर की जो डिलीवरी हमें करने जा रहे हैं उसके एक एक स्टेप की प्रोसेस की जानकारी भी कस्टमर तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है।
इसके बाद में थर्ड है कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। चूँकि हम इंटरनेट के द्वारा बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसमें हम दुनिया के हिस्से में होंगे और हमारा कस्टमर दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख सकते, तो इसलिए इंटरनेट के द्वारा जैसे ऑर्डर किए जाते हैं उसी प्रकार से पेमेंट भी इंटरनेट के द्वारा किया जा सकता है। तो इसे संभालने के लिए हमारे पास में कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि हम इस पेमेंट को रिसीव कर सकें। For the success of e-commerce, the business enterprise needs to develop an efficient system of receiving payment for the goods sold. इसके लिए हमें जो बेचे जाने वाला माल है उसके बदले में आने वाला कैश अमाउंट को रिसीव करने की व्यवस्था होनी चाहिए। For this, the businessmen have to make arrangement with commercial banks and credit card agencies. Sufficient information should be given on the system so that customers can calculate accurate amount to be paid, and there must be automatic system for refunding if excess amount is received from the customers. इसके लिए एक बिजनेसमैन को अपना बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवाना होता है। इसके अलावा उसे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट वसूल करने के लिए या उनके रिफंड करने के लिए क्रेडिट कार्ड एजेंसी से पर्याप्त जानकारी लेकर उसमें अपनी जानकारी उनको उपलब्ध करानी होती है, जिससे कि हमारी एक आईडी जनरेट हो जाए। इसके बाद में हम अपने सिस्टम पर इन पेमेंट की इंफॉर्मेशंस को डालते हैं। इनके द्वारा हमारे कस्टमर्स के सामने कई सारे ऑप्शंस पेमेंट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, जिससे कि वो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन कस्टमर के पास में अवेलेबल हो जाते हैं। इनकी सहायता से कस्टमर अपने ऑर्डर की पेमेंट कर सकता है, और यदि किसी कारण से बाद में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है या एक्सेस पेमेंट कर दिया गया हो, तो उन्हें उसी सोर्स से जिससे पैसा हमारे पास में आया था उसी सोर्स से रिफंड करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसका में फोर्थ है वेल डिजाइंड वेबसाइट। चूँकि हमारा सारा कारोबार इंटरनेट के माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें कि हम वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसलिए हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जानी चाहिए, जिसमें कि कोई भी जानकारी तत्काल हम निकाल सकते हो। इसमें उचित जानकारियाँ कस्टमर से रिलेटेड, अपने गुड से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, ऑर्डर रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसमें ग्रेवांश से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द वेबसाइट शुड बी डिजाइंड ब्यूटीफुली बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, ग्राफ्स एंड अदर अट्रैक्टिव पिक्चर्स। इसमें हाइपरलिंक दिए जाने चाहिए। हाइपरलिंक वो लिंक होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाते हैं। द वेबसाइट मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट्स एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। यदि आपने अमेजन की वेबसाइट देखी होगी तो आप उससे कंपेयर करके समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए और उसमें किस प्रकार से हमें सारी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अगर आपने अमेजन की वेबसाइट न देखी हो तो आप अमेजन ऐप के ऊपर या वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट वहाँ से इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वेबसाइट का डिजाइनिंग की जानी चाहिए। इसके बाद में आता है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ई कॉमर्स विल सक्सीड ओनली if adequate telephone lines and internet facilities are available and there is no interruption in these services। चूँकि हमारा सारा कारोबार इंटरनेट की सहायता से चल रहा है, इंटरनेट के लिए हम दो प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। एक वायरलेस सिस्टम जैसे हम मोबाइल में सिम के द्वारा यूज़ करते हैं, और दूसरा ब्रॉडबैंड लाइन होती है जिसमें हम ऑप्टिक फाइबर केबल की सहायता से इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑफिस में दोनों प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, जिनसे कि हमारे जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड चल सकें। 24/7 ये फैसिलिटीज़ वर्क करने वाली होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पावर कट होने पर इसमें बाधा न पड़े, इसके लिए हमें उचित व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। तो इन्वर्टर वगैरह भी हमें यूज़ करने चाहिए। इन्वर्टर के अलावा जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। द prompt internet facility should be made available to the common man at a reasonable price, otherwise it will remain confined to rich people only। यहाँ पर हमें ये देखना होगा, चूँकि हमारा कारोबार
इंटरनेट के द्वारा ही चल रहा है। तो इंटरनेट के यूज़ करने के लिए जो चार्जेस एक आम आदमी को देना पड़ते हैं वो उचित होने चाहिए, जिससे कि आज की स्थिति में इंटरनेट बहुत ही सस्ता चल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज रिफंडेड टू एज ए प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड by making the use of internet popular in middle class and low income group. The digital divide can be bridged. इंटरनेट के सस्ते होने से पहले तक हमारे देश में अमीर लोगों के द्वारा ही ई बिजनेस से जुड़ के कार्य किया जाता था, लेकिन जब से जियो कंपनी आई है उसके आने के बाद से इंटरनेट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम हुए हैं, जिसके कारण मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप, जैसे कि हम EWS कैटेगरी में भी शामिल करते हैं, उनके द्वारा भी इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। इससे सभी लोग जो है डिजिटल क्रांति के साथ में जुड़ने में सफल हुए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ई बिजनेस में हम देखें, इसका फॉर्मेशन ईजी होता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच नहीं होता, न खरीदने वाला बेचने वाला जानता है, न बेचने वाला खरीदने वाले को जानता है, और जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच बना रहता है। ई बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट बहुत कम होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई कॉस्ट आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ई बिजनेस में कम होती है, क्योंकि उसे ऑफिस में स्टाफ रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसे ऑर्डर को हैंडल करने वाले और उसके बाद में सप्लाई करने वाले लोगों की स्टाफ की ज़रूरत होती है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हर कार्य के लिए स्टाफ रखना होता है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। ई बिजनेस में फिजिकल एग्जामिनेशन गुड्स का नहीं कर सकते हम, आंखों से कस्टमर उस आइटम को चेक नहीं कर सकता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम अपनी दुकान पर जाकर उस सामान को जिसे हम खरीदना चाहते हैं उसे अपने आंखों से देखने के बाद पसंद कर सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो काम करता है। तो इसलिए इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन गुड्स का पॉसिबल होता है। इस कारण में ई बिजनेस में इसी प्रकार से कई और सारे भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस से अंतर देख सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। आउटसोर्सिंग कंसेप्ट को CBSE के द्वारा इस वर्ष के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, उसमें आउटसोर्सिंग कंसेप्ट के बाद में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि BPO, ये भी हमारे सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया है। स्कोप ऑफ BPO भी सिलेबस हटा दिया गया है। लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग भी सिलेबस से हटा दिया गया है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को भी इस वर्ष के सिलेबस से हटाया जा चुका है, और स्मार्ट कार्ड एंड मीनिंग एंड यूटिलिटी भी इस वर्ष के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ATM भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा जो इस वर्ष के लिए एग्ज़ाम का सिलेबस था उसके बारे में हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे जो टॉपिक हमारे दिए गए हैं वो इस वर्ष के हमारे सिलेबस से हटाए जा चुके हैं, लेकिन CBSE ने साथ में ये भी कहा है ये सारे जो टॉपिक हैं आगे चल के आपको स्टडी में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनकी जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इनके संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।